मेरा नाम संध्या है। मैं मुंबई की जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज़ रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में तेल लेकर क्यों भेजा जाता था? यह एक परेशान करने वाला सवाल है और इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मुंबई जेल का एक खौफनाक वाकया है। वो एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मेरी तबीयत कुछ खराब होने के कारण मैं नहीं जा सकी थी। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी। मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आया होगा। मैं पहले तो डर गई कि रात के इस वक्त कौन आया है। तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं ज़ख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं खोलूं। इस बार फिर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वह मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। उसके माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वह कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मारा तो मैं भी इसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह खुद ही घर के अंदर भागकर चली आई। मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे भागी। वह कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी। मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहां मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? वह कहने लगी कि तुम्हें भगवान का वास्ता अभी मुझे छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुँचाऊँगी। मेरा भरोसा करो। तभी बाहर से स्पीकर के ज़रिए ऐलान हुआ, अगर किसी ने भी मुजरिम को पनाह दी है तो वह खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक तरीका यही है कि तुम इस पानी वाली टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था, इसलिए मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में मैं उसे कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही पल वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहां से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे और जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुसते चले आए। वह मेरे घर की तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा तो नहीं है या किसी को अपने घर में जगह दी हो?
मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर गए तो मेरी जान को बनाई। मेरी सांस अटकने लगी कि कहीं इनको पता न चल जाए कि वह औरत कहाँ है। मगर इतना मुझे यकीन था कि इनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही ही साबित हुआ। वह खाली हाथ नीचे चले आए। पुलिस वाला कहने लगा, मैडम जी, वह इस घर में नहीं है। मेरा ख्याल है कि वह इस इलाके से निकल गई है। बातें करते हुए वह सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने चैन की सांस ली। उनकी आपस की बातों से पता चला कि वह मुंबई जेल से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट में मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उस औरत को बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से वह थर थर काँप रही थी। अगर मैं 5 मिनट और वहाँ नहीं जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बिठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो वह मेरे कपड़े बदल कर रज़ाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। तब उसकी जान में थोड़ी जान आई। मैंने सोचा, अब अगर इसकी मदद कर रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी ले आती हूँ। इसलिए मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। न जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वह एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में सुधार हो चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और यह कह रही है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? ये सुनकर कि वह मुंबई जेल की जेलर है, मेरे तो होश ही उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर होकर मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हो? तो वह कहने लगी कि बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है। अब आपको भी अपनी कहानी मुझे बतानी होगी, क्योंकि मैंने भी मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात हैं। वह बोली, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक़ हो रहा है तो फिर सुनो। मेरा नाम राधिका है और मैं एक बहुत अच्छे और इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 बहनें और एक भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में कांस्टेबल थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना चाहिए, चाहे काम कितना ही मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपए की भी रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा गुजारा गरीबी के कारण मुश्किल से ही हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं भी उनसे कहती थी कि पिताजी, आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब ऐशो आराम है, उनके घर रोज़ाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही दाल रोटी। हम लोग तो दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाते, हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसी ही मिलेगी, कोई भी छोटे से क्लर्क के जैसी। इस बात पर पिताजी हंसकर कहते, बिटिया रानी, तू फिक्र ना कर, तेरे भाग में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं भी मजाक में कहती, क्यों पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल की जेलर बनूंगी? पिताजी कहते, हाँ, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तू अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर लेगी तो लग जाएगी। और मैं हंसकर कहती, पिताजी, आप भी किस ज़माने में जी रहे हैं? मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात नहीं।
पिताजी ने गुस्से से कहा, न रिश्वत और ना ही सिफारिश। कभी भी जिंदगी में इन दोनों चीज़ों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पिताजी का तो वह हाल था कि वह ईमानदारी और फर्ज पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ने लग गई और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी जेलर बनना है और इसके लिए मैं जी जान से परीक्षा की तैयारी करने लगी और एग्ज़ाम भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो भगवान मेरी विनती भी सुन लेगा और ऐसा ही हुआ। मैं मुंबई की जेलर सेलेक्ट हो गई। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे ज़िंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में अलग अलग तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मुंबई जेल एक बड़ी जेल थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर कैद थी। शुरू शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। राधिका यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मैं बेचैन हो उठी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यह सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, फिर क्या हुआ? आगे बताइए ना। वह सांस लेकर दोबारा से बताने लगी। वहाँ औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज़ सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसके बाद औरतें नाश्ता करतीं और उसके बाद उनसे काम शुरू करवा दिया जाता था। कुछ औरतें चक्की पीसती थीं, कुछ सिलाई करती थीं। नौजवान लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वह वहाँ से निकलने के बाद कुछ बनकर निकलें। शुरू शुरू के दिनों में इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जेल उससे कहीं बढ़कर खौफनाक होती है। औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई थीं, उनको अलग अलग सेल में रखा जाता था। उन्हें अपना काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। लगता था जैसे इन लोगों को पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी। मगर मैं तो रोज़ाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आई थी, इसलिए न सिर्फ खुद काम करती बल्कि अपने साथ के लोगों को खूब दौड़ाया करती थी। मैं अपनी नरम दिली की वजह से औरतों में बहुत मशहूर हो गई, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगीं और मुझसे बहुत खुश रहने लगीं। वो औरतें बताती थीं कि मुझसे पहले जो जेलर थी वह काम धाम तो कुछ नहीं करती थी, बस रौब झाड़ती रहती थी और बगैर किसी वजह के जिसको मर्जी मारती पीटती थी। मैंने सभी पुलिस कर्मचारियों को कह दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा और अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन जब मैं राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज बिना वजह के उसे थप्पड़ मारा। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके से रोज़गार सिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया। वहाँ मेरे काम को खूब सराहा गया, खूब सारी तारीफ़ें हुईं। इसी दौरान मेरे लिए एक अफसर देव का रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही ख्यालात के थे जैसे मेरे पिताजी थे, इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। मगर कहते हैं ना, इंसान पर परीक्षा की घड़ी कब आ जाए पता नहीं। मेरी किस्मत को मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से तेल से भरे हुए डिब्बे अंदर जाने लगे। शुरू शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि रिश्तेदार अक्सर इस तरह की चीज़ें भेजते रहते हैं। मगर जब लगातार इसी तरह रोज़ाना ही तेल की बहुत सारी शीशियाँ जेल में आने जाने लगीं तो मैं चौंक गई। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी क्योंकि अभी तक इतनी शीशियाँ कभी नहीं आईं। फिर अचानक ऐसा क्या काम पड़ गया इतने सारे तेल का? ये क्या हो रहा है? मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने सोचा
कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज़ रोज़ तेल की डिब्बियाँ किसके पास जाती हैं, कौन मंगवाता है। मैंने जिस महिला कैदी के लिए कांस्टेबल को सस्पेंड कराया था, उसी महिला कैदी को मेरे लिए मैंने जासूसी करने को कहा, क्योंकि मेरे उस अंदाज से वह मेरी वफादार हो गई थी। मैंने तेल की शीशियों की भी अच्छे से तलाशी ली, मगर उन पर कोई स्टिकर नहीं लगा था, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये तेल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब मैंने एक कांस्टेबल से पूछा भी तो उसने ये कहा कि ये खाने के लिए इस्तेमाल होता है। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी। मेरी नज़रों में ये नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाज़ा बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज शब्दों में आकर जो खबर सुनाई, वह सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा कि तेल रोज़ रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है और रात की ड्यूटी वाली जेलर के साथ साथ सारा स्टाफ भी इस बात को जानता है और आपके कार्यालय की भी 2-4 लोग इसमें शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में तेल के साथ औरतों को क्यों भेजा जाता है, इसका क्या मकसद हो सकता है। मैंने अपनी जासूस से कहा कि मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोज़ाना अंधेरे कमरे में जाती हैं। जासूस ने मुझे बताया कि हर रोज़ अलग अलग औरतों को भेजा जाता है और जिन औरतों को भेजा गया मैंने उनसे भी सच उगलवाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बल्कि उनके बात करने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी हुई हैं। ये इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नज़रअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। अगर मैं खुद जाकर उन औरतों से पूछती तो जो लोग इस सब में शामिल हैं उन लोगों को भनक लग जाती और फिर मैं सच की तह तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली बनकर टूटी थी। मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहाँ रात को जाग सकूं। उस दिन रात के 11 बजे के करीब मैंने अपना सर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर लीं ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया। आहट से मैंने पहचान लिया कि लेडी कांस्टेबल है। वह मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वह किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की दवा मैडम को दी है उसने असर दिखा दिया है। मैडम सो रही हैं, बस कुछ ही मिनट बाकी हैं उन लोगों के आने में, इसीलिए उन औरतों को जाकर कहो जल्दी से तेल लेकर उस कमरे में पहुँचें। कुछ ही देर में वह दोनों वहाँ से चले गए। मैंने हैरत से सोचा कि आखिरकार यह कौन लोग हैं जो इतनी रात में जेल में आ रहे हैं और जिनके लिए औरतों को तेल लेकर भेजा जा रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी सही से समझ नहीं आ रहा था। सच जानने के लिए मुझे उस अंधेरे कमरे में जाना था, इसलिए मैं तुरंत ही उठी, पर उठते ही मेरा सर चकराने लगा। मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई गई थीं उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि मैं कहाँ पर हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था। घर जाने से पहले मैं उन औरतों की सेल की तरफ गई ताकि कोई बात उनके बारे में पता कर सकूं, मगर वहाँ पर सब ठीक लगा। फिर मैं घर आ गई। घर आकर मैं सोचती रही कि उस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे वह बात कर रही थी और कौन लोग थे जो आ रहे थे। जब मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर गई, मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की गई, मगर आज मैंने वह चाय पी नहीं, बल्कि पास के ही वॉश बेसिन में फेंक दी और चुपचाप मेज पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद वह कांस्टेबल कप लेने आई तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली भरे अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल गई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था।
मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ पर अंधेरे कमरे में उन औरतों को भेजा जाता था। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे के सामने पहुंची तो मैं दंग रह गई, क्योंकि आज उस कमरे से मुझे हल्की सी रोशनी आती हुई नजर आ रही थी और अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं थोड़ा और आगे बढ़कर पहुंची तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो दो आदमी जेल की औरतों के साथ। राधिका मुझे अभी यहाँ तक ही बता पाई, तभी अचानक से किसी ने पूरी ताकत से दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया और हम दोनों बुरी तरह से घबरा गए। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ भी समझ पाते, तब तक कुछ पुलिस वालों ने जोर लगाकर दरवाजे को खोल लिया और अंदर घुस आए। और पलक झपकते ही कब वह राधिका को पकड़कर मेरी आंखों के सामने से ले गए, ये मुझे पता भी नहीं चला। मैंने उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों को कैसे पता चला कि राधिका मेरे घर पर मौजूद है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात थी कि राधिका को बचाया कैसे जाए। अब मुझे पूरी रात बिल्कुल भी चैन की नींद नहीं आई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब राधिका का आगे क्या होगा। लेकिन बस मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ भी करके राधिका की मदद करनी थी और उन्हें हर हाल में बचाना था। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी यही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस रात राधिका ने जेल में क्या होते हुए देखा था। कुछ दिनों के बाद मेरा रिजल्ट आ गया और मेरी पोस्टिंग, जैसा कि मैं भगवान से इतने दिनों से दुआ कर रही थी, मुंबई जेल में जेलर के पद पर ही हो गई। अभी तक तो मैं इस पद के लिए सिर्फ इसलिए भगवान से दुआ कर रही थी क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन अब मेरा असली मकसद राधिका को बचाना था। जब मैं जेल में पहुंची तो वहां मैंने इस बात को जरा सा भी जाहिर नहीं होने दिया कि वहां मैं किसी खास मकसद से आई हूँ या उस जेल में क्या हो रहा है उसकी मुझे पहले से ही भनक है। मैंने राधिका के बारे में जब कुछ बाहरी लोगों से पता करवाया था तो मुझे ये पता चला कि उन पर रिश्वत के संगीन इल्ज़ाम लगवा दिए गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और उन पर जांच बिठा दी गई है। मैं मुंबई जेल की जेलर बन गई हूँ ये खबर बताने के लिए। जब मैं राधिका के पति के घर के पास पहुँची तो वहाँ मुझे कुछ अजीबोगरीब से आदमी उनके घर पर नज़र रखते हुए दिखे। अब मैं समझ चुकी थी कि जेल में जो कुछ हो रहा है उसमें ज़रूर किसी बहुत ही पावरफुल आदमी का हाथ है। इसीलिए तो राधिका के ऊपर नज़र रखी जा रही थी कि कौन उनसे मिलने आता है और कौन नहीं। एक तरह से वह अपने ही घर में नज़रबंद थीं। इधर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसे पता करूं कि जेल में आखिर कौन सा ऐसा कारनामा हो रहा है जिसकी वजह से इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। मैंने अपनी नाइट शिफ्ट लगवाने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही, क्योंकि जो नाइट शिफ्ट की जेलर थी उसने इस बात के लिए पूरी तरह से इनकार कर दिया। मैं जानती थी कि उसने इनकार क्यों किया, क्योंकि नाइट शिफ्ट में होने वाले गलत कामों को वही ठीक से मैनेज करवा रही थी। इधर राधिका अपनी बेगुनाही में कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही थी और उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थीं। जज ने साफ साफ राधिका को बोल दिया कि अब वह उन्हें अंतिम तारीख दे रहे हैं। अगर अंतिम तारीख में भी वह अपने लिए कोई भी सबूत लेकर नहीं आ पाई जिससे उनकी बेगुनाही साबित हो, तो फिर उन्हें नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा और उन पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। इधर मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं राधिका से कैसे मिलूं, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं उनसे एक बार मिल लूं तो शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन मैं उनसे खुलकर नहीं मिल सकती थी, वरना उन लोगों को पता चल जाता कि मैं राधिका को जानती हूँ। फिर एक दिन मैं राधिका के घर के बाहर पहुँची तो मैंने देखा कि उनके घर पर कोई नौकरानी जा रही है। 1 घंटे के बाद जब वह वहाँ से बाहर निकली तो मैंने उसका पीछा किया। उसके बाद मैंने उसको पूरी बात बताई और उससे कहा कि कल मैं उसकी बेटी बनकर उस घर में जाना चाहती हूँ, क्या वह इसमें मेरी मदद करेगी। वह मुझसे कहने लगी, राधिका मेम साहब बहुत ही अच्छी और ईमानदार हैं और उन्हें बचाने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगले दिन मैं जेल से कुछ ज़रूरी काम का बहाना बनाकर निकल गई
और राधिका की नौकरानी की बेटी के तौर पर उनके घर काम करने पहुंची। मैं जैसे ही गेट के अंदर पहुंची, तभी वहां पर खड़े एक आदमी ने मुझसे सवाल किया कि तुम कौन हो। तो मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मेरी माँ ने मुझे आज घर का काम करने के लिए भेजा है। मेरी इस बात से वह आदमी संतुष्ट हो गया और उसने मुझे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचकर मैं सीधा राधिका से मिली और उन्हें बताया कि अब मेरी पोस्टिंग मुंबई में जेलर के पद पर हो गई है और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर राधिका बहुत खुश हो गई। वह बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को बचाने के लिए आखिर क्या करूं। मेरे पति भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, क्योंकि ये जो भी लोग हैं ये बहुत पावरफुल हैं और इन्होंने हमें हमारे ही घर में नज़रबंद कर दिया है। हम लोग इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने राधिका से कहा कि अगर कोई रास्ता है तो आप मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करने के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हूँ। राधिका ने मुझे बताया कि उनके ऑफिस में वह हमेशा ही एक खुफिया कैमरा लगाकर रखती थी, जिसके बारे में सिवा उनके किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने पापा से हमेशा यह बात सीखी कि सरकारी कामों में आपको न जाने कितने लोगों से दिन में मिलना पड़ता है और आपको नहीं पता कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। तो कभी भी कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए हमेशा अपने लिए सबूत तैयार करके पहले ही रखो, ताकि अगर कभी भी कोई आपको फंसाने की कोशिश करे तो आप उस सबूत को पेश करके अपनी बेगुनाही साबित कर सको। इसी वजह से मैंने अपने दफ्तर में खुफिया कैमरा लगा रखा था और मेरे हर दिन का जो भी रूटीन होता था या जो भी मुझसे मिलने आता था, क्या कहता क्या करता, वह सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता रहता था। उस दिन जेल में जब मैंने गलत काम को होते हुए देख लिया तो उन लोगों ने मुझे सर पर डंडा मारकर बेहोश कर दिया था और मुझे मेरे ही दफ्तर में ले जाकर बांध दिया था। उसके बाद जो लोग इस सब में शामिल थे, उन्होंने अपने सारे गुनाहों को मेरे सामने वहीं पर कबूल किया था, क्योंकि वह उस वक्त बहुत ही ज़्यादा घमंड में थे। उनको लग रहा था कि वहाँ वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह बात कभी भी वहाँ से बाहर नहीं जाएगी। इसलिए अगर तुम वह खुफिया कैमरा कैसे भी वहाँ से निकाल लाओ तो मेरी बेगुनाही साबित हो सकती है। मैंने राधिका से कहा कि आपने आखिर जेल में क्या होते हुए देखा था। राधिका ने कहा, यह सब बताने का अब समय नहीं है, क्योंकि अगर तुम अब बाहर नहीं गई तो हो सकता है उन लोगों को शक हो जाए। इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ। जब तुम सबूत ले आओगी तो तुम्हें खुद ब खुद सारी सच्चाई पता चल जाएगी। घर आकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन थी, क्योंकि मुझे मेरे इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा था। और दूसरी परेशानी मेरी ये थी कि कल ही राधिका के केस को लेकर फैसला आना था। अब मुझे जो कुछ करना था आज ही करना था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने तुरंत ही जेल पहुंचकर एक खुफिया कैमरा उसी अंधेरे कमरे में चुपके से फिट कर दिया। जब रात होने को आई तो मैं अपने घर वापस आ गई। उस रात मुझे बेचैनी के कारण नींद ही नहीं आई। अब मुझे कल सुबह का इंतज़ार था। सुबह होते ही मैं जेल पहुंच गई और सबकी नज़रों से बचते हुए उस अंधेरे कमरे में जाकर उस खुफिया कैमरे को निकाल लाई और राधिका के दफ्तर से भी उनके खुफिया कैमरे को निकाल लिया। उसके बाद मैं तुरंत ही उस जगह पर पहुंची जहां राधिका के ऊपर केस चल रहा था। मैंने वहां जाते ही दोनों खुफिया कैमरों को जज के सामने पेश कर दिया। जब मेरे द्वारा लगाए हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग प्रोजेक्टर पर चलाई गई तो सबके हाथ पैर फूल गए और शर्मसार हो गए, क्योंकि उस वीडियो में तो जो हमारे एमएलए थे वह लोग जेल की औरतों के साथ गलत काम कर रहे थे और जो तेल उन औरतों के साथ भिजवाया जाता था उससे सबसे पहले वह अपनी मालिश करवाते थे और फिर वह अपना गंदा खेल खेलना शुरू करते थे। दूसरा वीडियो जब प्रोजेक्टर पर चलाया गया तो उसमें साफ साफ वह एमएलए अपना जुर्म कबूल करते हुए दिख रहा था। उसने ये भी कहा कि वह अब राधिका को रिश्वत के इल्ज़ाम में फंसवा देगा और उसकी नौकरी उससे छीन लेगा और कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर इस जेल में क्या कर रहा है। दोनों कैमरा की रिकॉर्डिंग देखकर वहाँ हर कोई बहुत गुस्से में था।
जज ने बहुत ही गुस्से से नाइट शिफ्ट वाली जेलर से पूछा कि अब जो सच्चाई है वह साफ साफ शब्दों में बता दी जाए। जेलर बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने बताया कि जो एमएलए हैं वह अपने दोस्तों को खुश करने के लिए उन्हें जेल में अपने साथ लेकर आया करते हैं और जेल की कैदी महिलाओं को ये कहकर लालच दिया गया था कि अगर वह उन्हें खुश कर देंगी तो वह लोग उनकी सज़ा माफ़ करवा देंगे और उन्हें जल्द से जल्द इस जेल से रिहा करवा देंगे। लेकिन हर कैदी महिला इस लालच के झांसे में नहीं आती थी। तो ऐसी कैदी महिलाओं को हम लोग तरह तरह से धमकाते थे कि अगर उन्होंने एमएलए और उनके दोस्तों को खुश नहीं किया तो फिर उनके परिवार वालों का जीना मुश्किल कर दिया जाएगा और उनके साथ ऐसा सुलूक किया जाएगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। ये सुनकर वह मजबूर हो जाती थीं और जैसा एमएलए कहता था वैसा ही वह चुपचाप करती थीं और किसी के भी सामने अपना मुंह नहीं खोलती थीं। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई। साथ ही एमएलए के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया और पुलिस को ये निर्देश दे दिया गया कि एमएलए को गिरफ्तार किया जाए और उसके साथ जो भी लोग शामिल थे उनके बारे में भी पता लगाकर न्यायालय को जल्द से जल्द रिपोर्ट दी जाए। जेलर राधिका की बेगुनाही साबित हो गई। उन्हें बाइज्जत बरी करके उनकी पोस्ट दोबारा से दे दी गई। अब मुंबई जेल की नाइट ड्यूटी जेलर राधिका को दी गई और दिन की ड्यूटी मुझे दे दी गई। जेलर राधिका ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा कि अगर आज तुम ना होती तो मेरे माथे पर जो कलंक लगा उससे तो मैं मर ही जाती। तुम्हारा एहसान मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। अब मेरी जेलर राधिका के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हम दोनों ने पहले की तरह मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।